हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में विगत परीक्षा में पूछे गए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, आज की वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं क्या है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बलबन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो बताइए इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की थी, दीवाने रियासत की। अगर आपसे पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था, तो अली गुरसपा अली गुर सा सप गुरु सासप अली गुरु सासप इसका क्या है पूरा नाम था। अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछता कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सबसे पहला आक्रमण कब किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो किया था 1928 ईस्वी में गुजरात में। ठीक है, गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सबसे पहला आक्रमण किया था। और पूछता कि सीरी का किला, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। एक आज पूछ लेता कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था। अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजे का निर्माण भी किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस विभाग की स्थापना की थी, दीवाने रियासत की। और इसका पूरा नाम क्या था, अली गुर सासप। और इसने कब आक्रमण किया था, सबसे पहला आक्रमण जो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर किया था सन 1928 में। और इसने किसका निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने, सीरी का किला और अलाई दरवाजे का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मीराबाई किसके समकालीन थी। तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास के, दूसरा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु के, तीसरा ऑप्शन है गुरु नानक के और फोर्थ ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस के। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मीराबाई किसके समकालीन थी। तो इसका राइट आंसर है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो पॉइंट मैं बता देता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु जो थे, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म सन सन 1486 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाडिया बोल दो या नादिया बोल दो। तो नादिया एक जगह पड़ती है, वो पड़ती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नादिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। और मीराबाई किसके समकालीन थी, चैतन्य महाप्रभु के। या मीराबाई किसकी भक्ति करती थी, तो आपको पता होगा श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की क्या भक्ति करती थी मीराबाई। ठीक है बच्चों, तो इसी से रिलेटेड ये दो पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। तो पहला ऑप्शन है शहना ए पील, दूसरा ऑप्शन है मीर बख्शी, तीसरा ऑप्शन है वजीर और फोर्थ ऑप्शन है सभा निगर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। तो इसका राइट आंसर है मीर बख्शी। मीर बख्शी, देखिए मीर बख्शी का क्या कार्य था, जो सेना के लिए, सेना के खर्चे के लिए जो पैसा या वित्त आता था, वित्तीय बजट में जो पैसा आता था, वो इस मीर बख्शी के ही हस्ताक्षर के द्वारा ही सेना को मिलता था। जब तक मीर बख्शी हस्ताक्षर नहीं करता था, तब तक मुगल मुगल सेना को कोई पैसा बजट के तौर पर नहीं मिलता था। ठीक है, तो एक तरीके से उसका वित्त वित्त का कार्य करता था, वित्तीय वर्ष का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया। मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है शाहू जी, दूसरा ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ और तीसरा ऑप्शन है शिवाजी और फोर्थ ऑप्शन है बालाजी बाजीराव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर बताएंगे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा शिवाजी। शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मराठाओं को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था, तो शिवाजी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो कब आई थी, कहाँ पर आई थी ये। पहला ऑप्शन है जापान में, दूसरा ऑप्शन तत्कालीन बर्मा में और तीसरा ऑप्शन है सिंगापुर में। तो आप सभी को इन तीन ऑप्शन में से इसका राइट आंसर बताना है
कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई। और ये कब अस्तित्व में आई थी? इसकी जो पहचान हुई थी, कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और शायद ही आपको कहीं ये देखने को मिलेगा। पहला ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य है। तीन कठिया एक प्रथा होती थी ये, ठीक है, ये बिहार की बात है। तीन कठिया चंपारण बिहार में पड़ता है, एक स्थान का नाम है या जनपद बोल सकते हैं। तो वहाँ तीन कठिया प्रथा थी अंग्रेजों के समय में। तो उसका मतलब क्या था? तो पहला ऑप्शन है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। दूसरा ऑप्शन है किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना। और सी ऑप्शन है किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए सभी बच्चे, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। मान लो किसी पर ये खेत है कोई, ठीक है, इसके 20 हिस्से हैं। 20 हिस्सों में से क्या करना है आपको? 3 हिस्सों पर ही नील की खेती कर सकते थे। और वो उसको जो नील उगाते थे उसे फिर क्या होता था, अंग्रेजों को ही बेचना पड़ता था। तो इसे क्या बोलते थे? तीन कठिया प्रथा, यानी तीसरा भाग, कुल भूमि का यानी 20वें भाग का तीसरा भाग जो है वो तीन कठिया प्रथा कहलाता था। बढ़ते हैं चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी का। दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद का। और सी ऑप्शन है भगत सिंह। और डी ऑप्शन है अजीत सिंह। तो बताइए इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन जो है ये भगत सिंह का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भगत सिंह। ठीक है बच्चों, भगत सिंह। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो इसका पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन है पार्डनी और फोर्थ ऑप्शन है इसका कापरनिकस। कापरनिकस। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारी जो वीडियो है ये प्रैक्टिस वीडियो है बच्चों। इसमें क्या आपको जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं ताकि आपका अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन हो सके कम समय में। तो हमारी 10 या 12 मिनट की वीडियो होती है, 12-13 मिनट की, जिसमें आपको हम 25 से 30 क्वेश्चन डेली के हम आपको जीके के प्रोवाइड कराते हैं। तो आपकी इससे क्या है, अच्छी अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो एग्जाम में आपको अगर इस स्क्रीन पर, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है तो क्या आप उसे 100% सही कर पाओगे। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? ठीक है बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रभाव से, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन गति से, और सी ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, और फोर्थ ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर बताइए सभी बच्चे, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए बच्चों, जो महासागर है उसमें ये क्या होता है, इसमें ज्वार भाटा एक दिन में 2 बार आता है। ठीक है, 6 घंटे 26 मिनट के अंतराल से इसका समय चलता है। 6 घंटे 26 मिनट पर क्या पहली बार ज्वार आता है, फिर 6 घंटे 26 मिनट पर फिर भाटा आता है। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा बोलते हैं। ये क्रम इनका लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? ठीक है, तो दो रेखा होती है, एक अक्षांशीय रेखा, एक विषुवत रेखा होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका इस क्वेश्चन में बोला गया कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर किस तिथि को लंबवत पड़ती है? तो पहला ऑप्शन है वर्ष भर, यानी हमेशा प्रतिदिन पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है 21 मार्च को, और तीसरा ऑप्शन है 23 सितंबर को, और फोर्थ ऑप्शन है 21 मार्च तथा 23 सितंबर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी एक वर्ष में 2 बार क्या होती है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। कब कब? एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल, तीसरा ऑप्शन है क्षोभ सीमा, और फोर्थ ऑप्शन है
समताप मंडल। तो बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आयन मंडल। आयन मंडल से क्या, जो सूर्य की जो रेडियो तरंगे होती हैं या रडार की तरंगे होती है, वे उससे टकराकर परावर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों, जो ये मंडल बताए गए हैं, यानी लेयर बताई गई हैं पृथ्वी की, तो ये 5 होती है। टोटल कितनी होती है? 5 होती है। तो सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद होता है समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। उसके बाद होता है मध्य मंडल, ठीक है। उसके बाद होता है आयन मंडल। उसके बाद होता है बहिर्मंडल बोल दो या बाह्य मंडल बोल दो। तो बच्चों, जो हमारे क्षोभ मंडल होते हैं, तो इसमें क्या होती है? मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी। जैसे बारिश का, बिजली का तड़कना, बारिश होना, बादल बनना, बादल दिखाई देते हैं, सब क्या होती हैं? ये क्षोभ मंडल में घटनाएं होती है। समताप मंडल, समताप मंडल में क्या, हवाई जहाज का उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना, या किसी लड़ाकू विमान का उड़ना, ये सब क्या है? समताप मंडल में। जितने भी हमारे जहाज वगैरह उड़ते हैं, इसमें क्या है? पक्षी, पक्षी भी अगर उड़ते हैं आकाश में, तो वे हमेशा, जो लंबी उड़ान उड़ते हैं पक्षी, तो वे समताप मंडल में उड़ते हैं। इसमें क्या है? टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है। एक होता है मध्य मंडल, एक होता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ोन करता है, तो जो टेलीफोन या मोबाइल की जो किरणें होती है, वो सबसे पहले आयन मंडल में जाती है, वहाँ से टकराती है, तो फिर टकरा कर भी दूसरे मोबाइल वापस आती है और दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, तो इसे बोलते हैं परावर्तित। तो ये जो रडार और टेलीफोन की किरणें होती है या किसी भी यंत्र की किरणें होती हैं, वो आयन मंडल में होती है। और एक होता है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार जो मंडलों की संख्या बताई गई है, लेयर बताई गई है पृथ्वी की, तो वो कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको कुछ इसमें से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि परिवर्तन मंडल बोल या क्षोभ मंडल में तापमान। तो देखिए, अभी बताया था मैंने कि सबसे पहली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल होते हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? परिवर्तन मंडल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता है तापमान, ऊंचाई के साथ बढ़ता है तापमान, अपरिवर्तित रहता है तापमान, पहले घटता है फिर पुनः बढ़ने लगता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ये ऑप्शन ए, ऊंचाई के साथ घटता है। देखिए, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे, तो आपको क्या है, पहाड़ पर जाते हो तो वहाँ पर क्या है? मौसम ठंडा होने लगता है, तो यानी तापमान जो है, टेम्परेचर घटने लगता है। लेकिन आयन मंडल में अगर कोई व्यक्ति है और वो जैसे जैसे ऊंचाई में जाएगा आयन मंडल में, तो वहाँ पे क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है सिर्फ आयन मंडल में। और पूरे अगर क्षोभ मंडल की बात करी जाए, तो क्षोभ मंडल में क्या है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान या टेम्परेचर घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर ही जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है टैगा, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, और फोर्थ ऑप्शन है सवाना। तो इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो इसके चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो बताइए इसके क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेगा। टेगा प्रकार, ठीक है, टेगा जलवायु प्रकारों में से एक है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ठीक राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है रूस, और फोर्थ ऑप्शन है चीन। तो बताइए विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सभी बच्चे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका को हम क्या बोल सकते हैं? यूएसए बोल सकते हैं। यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूएसए। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्यूमिनियम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है बी। बी बी कौन सा है? ये वाला बी है। तो बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बताइए बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है ठंडी, दूसरा है गर्म, और तीसरा ऑप्शन सामान्य ताप के, और फोर्थ ऑप्शन है बर्फीले। तो बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, वो होगा बच्चों ठंडी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो ठंडी चीज होती है, ठंड मतलब जिस नदी का पानी ठंडा होता है, तो उसके कारण क्या होता है? ये बी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जाफना प्रायद्वीप
और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है डंकन पास, दूसरा ऑप्शन है एलिफेंट पास, और इसका सी ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, और फोर्थ ऑप्शन है अल्बर्टा पास। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा पास बोलते हैं उसे। ठीक है, तो याद रखना कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की जो मुख्य भूमि है, मान लो इधर श्रीलंका है, इधर जाफना प्रायद्वीप है ये, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली ये भूमि है इनके बीच की, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिफेंटा पास बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन, मोस्ट क्वेश्चन है सियाचिन है। तो पहला है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, और सी ऑप्शन है चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, और फोर्थ ऑप्शन है भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। तो देखिए सभी को पता है कि सियाचिन कहाँ पर है, कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये नहीं पता, ये बताना है, क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ी सी क्या है, इसे क्वेश्चन को हार्ड बना दिया है कि हिम नदी सीमांत क्षेत्र है या मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र है, या फिर उसकी सीमा चीन से लगती है या पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, म्यांमार वाला ऑप्शन तो डी गलत ही है। तो अब बचे एबीसी में से कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो पहला ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं शॉर्टकट में CSO, केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछ लेता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता देना है सन 1951 में, सन 1951 में। ठीक है बच्चों, और ये भी पूछ लेता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कब करी थी? ये 1868 में, 1868 में। तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति जो आय बताई थी 16 रुपये बताई थी। ठीक है, 16 रुपये प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी, यानी अनुमान बताया था। तो ये सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने करी थी 1868 में, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1951 में हुई थी। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, बताने को बहुत कुछ होता है वीडियो में, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है, समय बहुत कम है, तो इसलिए हम क्या जल्दी जल्दी आपको ये क्वेश्चन रिपीट कराते हैं कि ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में, और फोर्थ ऑप्शन है केरल में। तो बताइए महाबलेश्वर, ये मंदिर है, महाबलेश्वर का मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और जगह का भी नाम है महाबलेश्वर। तो बताइए कहाँ पर है ये? तो ये याद रखना, मैं फोर क्या होता है? महाराष्ट्र होता है। तो महाबलेश्वर और मैं से महाराष्ट्र। ठीक है, यानी MH, मुंबई यानी महाराष्ट्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? पहला ऑप्शन है जनवरी डैश फरवरी में, दूसरा ऑप्शन है जून डैश सितंबर में, और सी ऑप्शन है मार्च और मई में, और डी ऑप्शन है अक्टूबर डैश नवंबर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आते हैं कि नकदी फसल। ठीक है, पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है बाजरा, तीसरा ऑप्शन है धान, और फोर्थ ऑप्शन है रबड़। तो बताना इसमें नकदी फसल कौन सी होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा रबड़। रबड़ बोल दो या रबर बोल दो। और आ जाता है एक, एक रबर होगी और एक क्या होती है? गन्ना। गन्ना भी क्या है? हमारी नकदी फसल है। तो ये कभी गन्ना आता है एग्जाम में और कभी रबड़ पूछता है, तो याद रखना गन्ना और रबड़ क्या है, दोनों की दोनों हमारी क्या है? नकदी फसल है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, और फोर्थ ऑप्शन है परियोजनाओं की योजना बनाने वाली समिति। तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो सभी बच्चों को बताया, इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका राइट आंसर है। अब पूछ लेता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 6 अगस्त 1952 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना।
तो ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा कैसा निकाय है, तो ये असंवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा असंवैधानिक निकाय है। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, पीएम। यानी देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और ये कैसा निकाय है? असंवैधानिक निकाय है। ठीक है बच्चों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज की वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन था। आज की वीडियो में 22 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी बच्चे ने हमारी वीडियो पूरी देखी है लास्ट तक तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और हमारा चैनल भले से भी छोटा है लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं बच्चों को कि अच्छे से ज्ञान अच्छे से पढ़ा सकें और अच्छी नॉलेज दे सकें, अच्छे प्रश्न पढ़ाते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।